हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू लुमिनेयर क्लासेस। और हमें काफ़ी क्वेरीज आ रही हैं कि जो वीडियोस आप यहाँ पर देखते हैं, अगर आप सारा एक साथ ही लेना चाहें तो आपको क्या करना है। आई वुड लाइक टू टेल यू दैट ये सभी वीडियोस जो हैं हमारा लुमिनेयर का जो इंग्लिश मास्टरी कोर्स है सभी उसका पार्ट है। उसमें सभी आपके ग्रामर के वीडियोस, वोकैबलरी के वीडियोस तो अल्फ़ाबेटिकली आपके लिए बनाए गए हैं। और ये सारे प्रीवियस ईयर टेस्ट्स और भी मॉक टेस्ट, ये सभी उसका एक पार्ट है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लुमिनेयर का इंग्लिश मास्टरी कोर्स खरीद लें। अब यहाँ पर देखो, ये 15 मई 2024 को जो पेपर कंडक्ट किया गया था वो मैं आज यहाँ पर आपके साथ करने वाली हूँ। ओ वाओ, मेरे सामने आ गया है हम सब का फेवरेट कॉम्प्रिहेंशन। इसको पढ़ा जाएगा और फिर इसके बाद हम इसको करेंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द 6 क्वेश्चंस दैट फॉलो। When I was in my late teens, teens क्या होते हैं? टीनेज जो होती है 13 से लेकर 19 तक, उसको हम टीन्स कहते हैं। And still undecided about which language I should write in. He told me that the language one is born into, one's mother tongue, can be the only possible medium of creating expression. ठीक है? When I was in my teens, जब in late teens वही होंगे 17-18 टाइप्स। तो राइटर क्या कह रहे हैं, नरेटर क्या कह रहे हैं कि when I was in my late teens, मुझे तब तक ये डिसीजन नहीं था कि मुझे कौन सी भाषा में लिखना है। He told me, पता नहीं अभी ही कौन आगे पता चलेगा। He told me, उसने मुझे बताया that the language one is born into. ओके ये एक ईडियम है, लैंग्वेज वन इज बॉर्न इनटू, यानी कि आपकी मदर टंग। ओके, वंस मदर टंग कैन बी द ओनली पॉसिबल मीडियम ऑफ क्रिएटिव एक्सप्रेशन, की ये बेस्ट होती है, यही आपकी पॉसिबल मीडियम ऑफ क्रिएटिव एक्सप्रेशन है। फॉर मोस्ट ऑफ हिज लाइफ माई फादर, पता चल गया ही कौन है, ही ये जो है नरेटर के फादर। फॉर मोस्ट ऑफ हिज लाइफ माई फादर श्रीपत राय हैड बीन अ हिंदी एडिटर एंड क्रिटिक। तो यहाँ पर फादर का नाम और फादर का प्रोफेशन दोनों आपको बता दिए गए हैं कि व्हाट हैज ही बीन, ही हैज बीन ओके अ हिंदी एडिटर एंड क्रिटिक। ऑफ एंड ऑन ही ट्रांसलेटेड राइटिंग्स इनटू इंग्लिश फ्रॉम हिंदी, ये ट्रांसलेटर का काम भी करते हैं। ही वॉज फॉन्ड ऑफ सेइंग दैट अ फेल्ड राइटर बिकम्स अ क्रिटिक, और वो क्या कहते हैं कि अगर कोई राइटर असफल हो जाता है तो वो क्रिटिक बन जाता है। The weight of his literary expectations came eventually to rest on me. He seemed happy that I was showing an inclination for writing. वो इस बात से खुश थे कि लिखने की तरफ मेरा रुझान था, मतलब एक टेंडेंसी टू डू समथिंग। She will go far, he told my mother. उन्होंने मेरी मदर से क्या कहा? She will go far. After reading the first story that I sent him from Melbourne. तो मोस्ट प्रोबेबली जो राइटर है, नरेटर है इसकी, शी इज इन मेलबर्न। ठीक है, आगे चलते हैं। आपको कैसे पता फीमेल है? ये देखो यहाँ पर शी विल गो फार से हमें पता चल रहा है क्योंकि उसके फादर ने क्या कहा कि ये बहुत दूर तक जाएगी। ओके, अगर हम किसी के बारे में कहते हैं समवन विल गो फार, यानी कि वो लाइफ में अच्छी प्रोग्रेस करेगा। आगे, My father's pronouncement on the mother tongue stayed with me when I later started writing fiction in Hindi. तो मेरे फादर ने जो कहा था कि आप अपनी मदर टंग में मोस्ट कंफर्टेबली लिखते हैं, वो इनके साथ रहा। Another thing that I barely acknowledged even to myself was that I felt something like shame whenever I thought of writing in English. एक तरह से इनको ये फीलिंग भी आती थी कि इंग्लिश में लिखने से इनको थोड़ी शर्म और झिझक महसूस होती थी। इट सीम्ड रॉन्ग फॉर अ ग्रैंड डॉटर ऑफ प्रेमचंद। ओके माय गुडनेस, ये देखो नरेटर कौन है? नरेटर प्रेमचंद की ग्रैंड डॉटर है। इंपॉर्टेंट है ये इंफॉर्मेशन। इवन टू बी थिंकिंग सो, प्रेमचंद किस लिए जाने जाते हैं? हिंदी के इतने फेमस राइटर होने के लिए जाने जाते हैं। उन्हीं का कोई फैमिली मेंबर, उन्हीं का कोई डिसेंडेंट इंग्लिश में लिखे। ओके, आवर फैमिली हैड अ सर्टेन लिंग्विस्टिक प्राइड। हमारी लैंग्वेज को लेकर हमारी जो फैमिली है वो प्राइड फील करती थी। स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ पर ना थोड़ी सा समझाना चाहूंगी, ट्राई एंड अंडरस्टैंड। बहुत बार आपके इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं कि व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज, एक लाइन दे देंगे, बोलेंगे व्हाट इज द राइटर या नरेटर ट्राइंग टू कन्वे।
देखो प्राउड, आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो पर्टिकुलर वर्ड है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर मैं कहूं प्राउड, तो प्राउड जो है ये एक नेगेटिव वर्ड है, इट्स अ नेगेटिव वर्ड। ही इज प्राउड ऑफ हिज वेल्थ, ही इज प्राउड ऑफ हिज स्टेटस, ओके, ये नेगेटिव वर्ड है। लेकिन अगर मैं कहूं प्राइड, तो प्राइड जो है ये एक पॉजिटिव वर्ड है। मुझे अपने आप को हिंदुस्तानी कहने में फक्र महसूस होता है, आई फील प्राइड इन कॉलिंग माई सेल्फ एन इंडियन, ये एक पॉजिटिव वर्ड है। आप इन चीजों को, इन बारीकियों को समझिए अगर आप कॉम्प्रिहेंशन को ढंग से करना चाहते हैं। तो यहां देखो वो क्या कह रही है, आवर फैमिली हैड अ सर्टेन लिंग्विस्टिक प्राइड, यानी कि उनको भाषा में, और उनकी भाषा जो हिंदी है उसमें फक्र महसूस होता था। सिंपल क्वेश्चन हर स्टूडेंट कर लेगा, राइटर ने क्या बोला, नरेटर ने क्या बोला, वो सब। लेकिन ये जो इस टाइप क्या जाते हैं ना, व्हाट इज द टोन, व्हाट इज द हिडन मीनिंग, व्हाट इज इम्प्लाइड फ्रॉम दिस लाइन, और ये सारे, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं कर पाते, और वहीं आपको एज मिलेगी। कंपटीशन में है ही क्या, किसने ज्यादा पाया, किसने के कम आए, वही तो सारा फर्क हो जाता है। और एक एक नंबर में कितने स्टूडेंट्स आ जाते हैं, यही तो होता है ना। तो आपको वर्ड नेगेटिव है पॉजिटिव है ये पता होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं कि इंटरफियर, इंटरफियर क्या है, इंटरफियर एक नेगेटिव वर्ड है। हम क्या कहते हैं, डोंट इंटरफियर इन माई वर्क, डोंट इंटरफियर इन माई वर्क, टांग मत अड़ाओ, गुस्से में कहते हैं डोंट इंटरफियर। लेकिन इंटरवीन एक पॉजिटिव वर्ड है। When the fight continued for too long between the siblings, the mother intervened. तो वर्ड की टोन क्या है, वर्ड कैसे यूज किया जाता है, ये सब आपको आना बहुत ही जरूरी है। वही मैं आपको समझा रही हूं, ओके। जब आप मैसिव एक्सटेंसिव प्रैक्टिस करोगे ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। I knew that Premchand was famous, but I had not at that time realized the extent of his popularity. तो जो राइटर है उनको पता है कि उनके जो ग्रैंडफादर है प्रेमचंद वो फेमस हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि वो किस हद तक फेमस हैं, कितना ज्यादा उनको लोग जानते हैं। आई हैड नॉट रियलाइज द एक्सटेंट ऑफ हिज पॉपुलैरिटी। द फैक्ट दैट आई वॉज द ग्रैंड डॉटर ऑफ प्रेमचंद फॉलोड मी एवरीवेयर। ठीक है, ये सच्चाई कि मैं प्रेमचंद की ग्रैंड डॉटर हूं, ये बात हर जगह जो है लोग जानते थे। ओके, everyone had a story to tell about their personal engagement with his fiction. हर किसी के पास एक कहानी सुनाने के लिए थी कि किस तरह से वो जो हैं उनकी स्टोरीज वगैरह पढ़ी एंड ऑल दैट। द शॉपकीपर, द लॉन्ग टाइम कुक इन माई फादर्स डेली हाउस, टी वेंडर एटसेट्रा, सबका अटैचमेंट। द लिस्ट वॉज लॉन्ग फॉर देयर वॉज प्रैक्टिकली नो वन हु हैड नॉट रेड समथिंग बाई हिम दैट हैड मूव्ड देम। टू मूव समवन, इसका मतलब ये नहीं होता किसी को कहीं से कहीं और कर दिया, नो। मूव, आई वॉज मूव्ड बाय द स्टोरी, इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं ये कह रही हूं आई वॉज मूव्ड बाय द स्टोरी, इसका मतलब ये है कि वो जो स्टोरी थी वो मेरे दिल को छू गई। आई वॉज मूव्ड बाय द इंजर्ड पपी, इसका मतलब है कि वो जो चीज, मतलब आपने बहुत ही इमोशनल और मार्मिक महसूस किया, दैट इज द मीनिंग। सो ऐसा इसको कोई नहीं मिला who was not moved by him. However was this, अच्छा, however it was this ubiquity, अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है प्रेजेंट एवरीवेयर, सब जगह उपस्थिति। ठीक है, द रेवरेंस, रेवरेंस क्या होता है, रेवरेंस होता है रिस्पेक्ट, कि वो रिस्पेक्टफुली ऐसा लगता था जैसे सब जगह प्रेजेंट हैं और उनके लिए लोगों के मन में बहुत प्यार था। दैट ही इंस्पायर्ड इन पीपल दैट मेड ऑफ हिम समथिंग टू लार्ज फॉर मी टू कॉम्प्रीहेंड इन द अर्ली इयर्स ऑफ माई लाइफ। मैं समझाती हूँ। ओके, ये तो हमने क्या कहा कि ऑलमोस्ट प्रेजेंट एवरीवेयर, ये जहां जाती हैं इनको इनके ग्रैंडफादर के किस्से सुनने को मिलते हैं, लोग उनको बहुत रिस्पेक्टफुली याद करते हैं, बहुत प्यार से याद करते हैं। दैट ही इंस्पायर्ड इन पीपल, इनके ग्रैंडफादर ने लोगों को बहुत प्रेरित किया। दैट मेड ऑफ हिम समथिंग टू लार्ज फॉर मी। ओके, वो इतने मतलब इतने सक्सेसफुल व्यक्ति हैं कि इमेजिन भी नहीं करती, ऐसा लगता है कि वो इसके इमेजिन करने के लिए भी बहुत बड़े हो गए हैं। कॉम्प्रीहेंड मीन्स टू अंडरस्टैंड इन द अर्ली इयर्स ऑफ माई लाइफ, शुरुआती दिनों में इनको ये बात समझ में नहीं आई।
It led also to the strange feeling that without having read him and just by being related to him, I had somehow inhaled his writing. यानी कि उसने ना एक तरह से उनकी जो राइटिंग्स है उनको अब्सॉर्ब कर लिया था। किसी चीज को इनहेल करने का मतलब है उसको अपने इंटरनल सिस्टम का एक हिस्सा बना देना। द रीडिंग हैपेंड मच लेटर इन लाइफ। इन्होंने प्रेमचंद के जो वर्क्स हैं उनको पढ़ा। सो ये शायद प्रोबेबली ऑटोबायोग्राफी या कुछ उस टाइप की चीज से लिया गया होगा, जिसमें प्रेमचंद की जो ग्रैंड डॉटर है उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के बारे में लिखा है। अब यहाँ आ जाओ। द ऑथर ग्रू अप विद द एक्सपेक्टेशन दैट शी वुड टेक अप। अब यहां पर देखो क्या लेंगी वो, एडिटरशिप ऑफ अ मैगजीन, ट्रांसलेशन ऑफ लिटरेरी पीसेस, क्रिएटिव राइटिंग, या फिर द जॉब ऑफ अ क्रिटिक। ये आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 17। बताइए। ओके, बिगिनिंग में ही अगर आप देखें यहां पर एडिटरशिप ऑफ अ मैगजीन का कहीं नहीं है, ट्रांसलेशन का भी कहीं नहीं है, जॉब ऑफ अ क्रिटिक का भी कहीं नहीं है। रह गया हमारा ये, तो क्रिएटिव राइटिंग हमारा आंसर है। आंसर यहां पर सी है। ढूंढे पैसेज में आंसर कहां है, देखिए हम कहां पर है। ये रहा। द वेट ऑफ हिज लिटरेरी एक्सपेक्टेशंस केम इवेंचुअली टू रेस्ट ऑन मी। ये वाली लाइन है हमारी। और उसके बाद राइटर जो है, शी शोड एन इंक्लिनेशन फॉर राइटिंग, और वो कहते भी हैं उसके फादर शी विल गो फार। तो प्रोबेबली यही वाला जो प्रोफेशन है उन्होंने अपनाया। आगे, व्हेन हर फादर सेड शी विल गो फार ही मेंट दैट। फादर का क्या मतलब था, देखो ईडियम्स भी किस तरह से घुमा फिरा कर। देखिए आप हमेशा कहते हैं कि मैम कि इडियम्स नहीं करूं चल जाएगा, ये नहीं करूं चल जाएगा। इंग्लिश बहुत ही इंटीग्रेटेड है, यहां वहां। क्या आपकी कॉम्प्रिहेंशन में सिनोनिम्स नहीं पूछे जाते, इडियम्स नहीं पूछे जाते क्या? बहुत सारे जो डिफिकल्ट वर्ड्स आते हैं वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आपने नहीं सीखे? सारे कुछ है, सारा कुछ है। देखो, व्हेन हर फादर सेड शी विल गो फार ही मेंट दैट। फादर का क्या मतलब था कि शी विल ट्रैवल वाइडली, या शी विल अचीव ग्रेट सक्सेस या ग्रेट हाइट्स इन लाइफ, शी विल गो टू फार वन ऑफ दीज डेज, शी विल सेटल इन अ फार ऑफ प्लेस। फादर का मतलब क्या था? फादर का मतलब ये था ये कामयाबी पाएगी। बी, क्वेश्चन नंबर 18 का मतलब बी। ओके, टू गो फार, अगर आप, मैं कह रही हूं ये अपने करियर में दूर तक जाएगा। ओके, इसका मतलब यही है कि बहुत कामयाबी पाएगा। इफ यू गेट थ्रू द राइट कॉलेज आफ्टर योर 12th, इफ यू गेट थ्रू द राइट यूनिवर्सिटी, यू विल गो फार। यस, यही है इसका मतलब। Choose a statement which is not true. Okay, the author felt pressurized to write in Hindi because of her father. She felt obligated to carry on the legacy of Premchand. The family was chauvinistic about the English language. She was in awe of the extensive reach of her grandfather's writing. ये आपके सामने ऑप्शंस हैं। ऑ का मतलब क्या होता है? ऑ का मतलब सरप्राइज होना। ओके, और ऑ के साथ हमेशा इन ऑ ऑफ, ये फ्रेज इसी तरह से यूज होता है। अब आप बताइए 19th वाला, 19th है आपके सामने। आप मुझे बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। यहां पर ये जो लाइन है, हर फैमिली वॉज शोविनिस्टिक अबाउट द इंग्लिश लैंग्वेज, ये हमारा इनकरेक्ट है। चूज द स्टेटमेंट विच इज नॉट ट्रू, यही बताना है ना आपको। यस, मैं बताती हूँ ये क्यों ट्रू नहीं है। ओके, शोविनिस्टिक क्या होता है? सबसे पहले तो हम इस वर्ड का मीनिंग जाने। शोविनिस्टिक, CHAUVINISTIC। आपने इस तरह के फ्रेजेस सुने? ओ ही इज अ मेल शोविनिस्ट, नहीं सुने? कोई बात नहीं। शोविनिज्म क्या होता है कि आप अपने आप को सुपीरियर मानते हैं, आप अपने आप को सुपीरियर मानते हैं और औरों को इंफीरियर मानते हैं, वो होता है शोविनिज्म। टेकिंग एक्सट्रीम प्राइड इन योर ओन कल्चर, योर ओन बिलीफ्स, थिंग्स लाइक दैट। तो हमने पैसेज में क्या पढ़ा फैमिली के बारे में? देखिए यहां पर मैं आपको बताती हूं कि ये रहा। तभी मैंने कहा कि आपको टोन पता होनी चाहिए। आवर फैमिली हैड अ सर्टेन लिंग्विस्टिक प्राइड, उनमें लिंग्विस्टिक प्राइड है, उनमें वो सुपीरियोरिटी वाली बात नहीं है। राइट तो यहां पर जो सी है ये हमारा आंसर है। वो दूसरों को इंफीरियर थोड़ा ही सोच रहे हैं। आंसर सी।
प्रेमचंद बिकेम टू लार्ज फॉर हर टू अंडरस्टैंड मेनली बिकॉज ऑफ, प्रेमचंद बिकेम, वो क्यों प्रेमचंद को नहीं समझ पाई, व्हाई डिड ही बिकम टू लार्ज। यहां पर एक इडियम लिखो, लार्जर देन लाइफ, लार्जर देन लाइफ। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि कोई व्यक्ति इतना ज्यादा कामयाब हो गया कि हमें बिलीव ही नहीं होता कि सच में कोई व्यक्ति जो है अपनी लाइफ में इतनी सक्सेस पा सकता है। धीरू भाई अंबानी लाइफ इज लार्जर देन लाइफ, हमें बिलीव ही नहीं होता। करेक्ट। अब ये देखो, प्रेमचंद became too large for her to understand why. His ability to connect with people from all walks of life, the fact that she feared him, क्या वो उससे डरती थी, और she was in awe of him. देखो, फियर फिर एक नेगेटिव वर्ड है, फियर एक नेगेटिव वर्ड है। मैं आपसे डरूं अगर, आई एम अफ्रेड ऑफ यू, आई एम स्केर्ड ऑफ यू, वी आर ऑल स्केर्ड ऑफ द पुलिस, वी आर स्केर्ड ऑफ एक्सीडेंट्स। लेकिन अगर हम किसी के लिए कह रहे हैं ना, आई एम इन ऑ ऑफ हिम, ये रिस्पेक्ट के साथ होता है। कुछ घरों में क्या होता है, दादाजी से ज्यादा बात नहीं करते, दादाजी का बहुत सम्मान करते हैं, और एक हल्का सा रिस्पेक्टफुल डर होता है, दैट इज इन ऑ ऑफ। समझ में आया? वर्ड्स की यूसेज कैसे है ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। The kind of love and reverence that he inspired in people, her constant anxiety of failing him. ये सारे आपके सामने दिए हैं। फिर चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। क्वेश्चन नंबर 20 इज हियर, यू नीड टू डू इट। 20 के लिए हमारा आंसर क्या है? शी फियर्ड हिम, ये कहीं नहीं दिया, तभी मैंने फियर और ऑ का जो डिफरेंस है वो आपको समझाया। तो बी कहां पर है? बी तो केवल यहां पर है, तो यही मेरा आंसर होगा। हर कॉन्स्टेंट एंजाइटी ऑफ फेलिंग हिम, क्या वो इस बात को लेकर एंशियस फील करती थी, बेचैन फील होता था कि कहीं मैं उनकी उम्मीदों पर खरी ना उतरूं? ऐसा कहीं नहीं दिया हुआ, तो आंसर यहां सी है। 20th सी इज द राइट आंसर। इनहेल्ड हिज राइटिंग, इनहेल्ड हिज राइटिंग का क्या मतलब है? इम्बाइबिंग हिज स्टाइल सबकॉन्शियसली, बीइंग कंपेल्ड टू राइट लाइक हिम, कंपेल्ड का मतलब होता है फोर्स्ड। My mother compelled me to study during the exams. Okay, आगे, being influenced by what people said about him, her father's expectations from her. तो inhaled का मतलब father की expectation का तो कोई लेना देना ही नहीं है। She was influenced by what people said to him, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। Imbibing his style unconsciously, yes, A is the answer. Question number 21, जब आप किसी चीज को inhale, मान लीजिए आप लाइफ में क्रिकेटर बनना चाहते हैं, सपोज, ओके, और आप बचपन से सचिन तेंदुलकर की बैटिंग देख रहे हैं। अगर आपका बैटिंग स्टाइल भी उनके जैसा हो जाए बिना कोई कॉन्शियस एफर्ट किए, या मान लो विराट कोहली को देख रहे हैं या किसी और को देख रहे हैं, फाइन, और वैसा हो जाए, तो व्हाट हैव यू डन? यू हैव इम्बाइब्ड हिज स्टाइल अनकॉन्शियसली, यू हैव इनहेल्ड हिज। यही होता है इसका मतलब, जब आप कॉन्शियस एफर्ट नहीं कर रहे हैं पर वो चीज आप में आ जाए, तब ये यूज होता है। तो आंसर यहां पर क्वेश्चन नंबर 21 के लिए ए इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। आपको ऐसी ऐसी बहुत सारी कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज कॉम्प्रिहेंशन आपके पेपर का बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है। ओके, अच्छे खासे आपके 15-16 क्वेश्चन से ज्यादा ही कॉम्प्रिहेंशन से आएंगे। तो आपको क्या लग रहा है, कैसे लगेगा छक्का? छक्का तो प्रैक्टिस करने से ही लगेगा। ओके, प्रैक्टिस करने से ही लगेगा। हमारा जो लुमिनेयर का इंग्लिश मास्टरी कोर्स है उसमें एम्पल एक्सरसाइज आपको दी गई है, आप उसको प्रैक्टिस कीजिए। फाइन, आगे चलो, अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां देखो, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड यूबिक्विटी, ये आपके सामने है। एज इट अपियर्स इन द पैसेज, बहुत बार पैसेज से भी मुश्किल वर्ड्स देकर आपको पूछ लिया जाता है कि बताइए इसका मीनिंग क्या है। ओके, अब ये जो वर्ड है इसका मतलब होता है प्रेजेंट एवरीवेयर, सो ओमनी प्रेजेंस इज माई आंसर। ठीक है, ओकेजनल कभी कभार, रिस्ट्रिक्टेड सीमित, ओके, अनवांटेड जिसकी जरूरत नहीं है। यहां पर मैं आपको एक रूट वर्ड बताती हूँ। ओके, OMNI, आप कहेंगे मैडम हमने कभी नहीं सुना। याद करो आपको बायोलॉजी वाला चैप्टर, ओके, जहां पर हम फूड न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ते हैं, वहां पर ऐसे कहा जाता है दे आर ओमनीवोर्स, हर्बीवोर हम पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, कार्निवोर पढ़ते हैं, फिर एक ओमनीवोरस होते हैं एनिमल्स, वो जो हर प्रकार का खाना खा ले। सिमिलरली जो हर जगह है ओमनी प्रेजेंस। ओके, इसी से और भी 3-4 वर्ड्स हैं। ओमनीसिएंट, ओमनीसिएंट होता है जो सब कुछ देखता है,
ओमनी प्रेजेंट, ये तो आपने देख ही लिया। ओके, और एक होता है ओमनी पोटेंट, ऑल पावरफुल। गॉड इज ओमनी पोटेंट, ओमनीसिएंट एंड ओमनी प्रेजेंट। समझ में आया? तो आप ये मत सोचिए कि केवल आपके जो कॉम्प्रिहेंशन है वो पढ़ के ही हो जाएगी, नहीं, उसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड भी घुमा फिरा के पहुंच जाते हैं। ओके, सिनोनिम्स पहुंच जाते हैं, एंटोनिम्स पहुंच जाते हैं, ईडियम्स पहुंच जाते हैं। तो बहुत सारी कॉम्प्रिहेंशंस आपको दी गई हैं लुमिनेयर का जो इंग्लिश मास्टरी कोर्स है, वहां से आप दबा के प्रैक्टिस करो, दैट इज द ओनली सोल्यूशन। आगे देखो, नाउ वी आर ऑन कॉम्प्रिहेंशन नंबर 2, सेकंड कॉम्प्रिहेंशन है आपके सामने। Free will is the ability to decide and act free from any influence of our past environment, past events और environment। पहली लाइन में क्या दिया गया है? डेफिनेशन ऑफ फ्री विल, कि फ्री विल एग्जैक्टली है क्या? इट इम्प्लाइज कंप्लीट फ्रीडम टू मेक एनी चॉइस एब्सोल्यूटली। ओके, क्या है इसका मतलब? कि आप कोई भी, आपको पूरी आजादी है, कोई भी चॉइस आप करें। वी क्लियरली डोंट हैव फ्री विल, तो क्या हमारे पास वास्तविक रूप से फ्री विल है? नहीं है। आर डिसीशंस एंड एक्शंस आर नेवर डिवोर्स्ड फ्रॉम आर पास्ट। ओके, डिवोर्स्ड फ्रॉम आर पास्ट का मतलब ये हुआ कि हमारे जो एक्शंस हैं दे आर नॉट सेपरेट फ्रॉम आर पास्ट। वी हैव अ कंडीशनड माइंड। कंडीशनड का मतलब तो होता है एक तरह से जिसको हम कहेंगे ना, ट्रेन ही किया हुआ है। ओके, वी हैव अ कंडीशनड माइंड, जो पहले से सोचकर काफी चीजें रखता है। Our memories, past impressions and experiences base and shape our thoughts and actions in the present। अब हमारा माइंड कंडीशन कैसे हुआ है? कैसे हुआ है? हमारी पास्ट की जो मेमोरीज हैं, जो इम्प्रेशंस हैं, जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, हमारे थॉट्स हैं, एक्शंस हैं, ये सब हमारे प्रेजेंट पर, वर्तमान स्थिति पर छाप छोड़ते हैं। इट इज आर कार्मिक इम्प्रिंट, और इसको क्या कहते हैं? ये हमारा कार्मिक इम्प्रिंट है। नॉट जस्ट वॉट वी आर बॉर्न विद, हाँ, बट ऑल्सो वॉट वी अक्यूमुलेट वाइल लिविंग। हमारा कार्मिक इम्प्रिंट क्या है? हम काफी चीजें तो जो है साथ पैदा लेकर होते हैं, जब होते हैं तो हमारे साथ होती हैं, इसके अलावा काफी चीजें हम अक्यूमुलेट करते हैं। वी कैन कंसिडर इट एज द रिजल्ट ऑफ आवर जेनेटिक कोड। यस, जेनेटिक चीजें तो हम लेकर ही पैदा होते हैं, हमारी अपब्रिंगिंग, हमारा एनवायरमेंट, इट इज आवर बैक स्टोरी। तो इससे हमारा माइंड जो है कंडीशन होता है। द ओनली वे टू एक्सपीरियंस फ्री विल, अगर आप फ्री विल एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो एक लौता तरीका क्या है? इट इज टू गेट रिड ऑफ ऑल सच कंडीशनिंग। ये जो हमारे माइंड की कंडीशनिंग है, इससे आप छुटकारा पाइए। टू न्यूट्रलाइज आर कार्मिक इम्प्रिंट, हमारी कार्मिक इम्प्रिंट को न्यूट्रलाइज करो। टू बी डिपेंडेंट ऑन आर साइकोलॉजिकल कोडिंग, दैट्स पॉसिबल ओनली। हमें ये तो करना है, दिस इज व्हाट वी हैव टू डू। अब यहां पर आ गया हाउ टू डू। ओके, यस, यही तो होता है, हाउ टू डू, करना कैसे है? दैट्स पॉसिबल ओनली इफ वी कैन प्योरीफाई आर माइंड, हम अपने माइंड को प्योरीफाई करें बाई लेटिंग गो ऑफ ऑल आर ईगो, अपनी सारी ईगो को लेट ऑफ करें, जाने दें। अटैचमेंट्स एंड फिक्स्ड बिलीव्स, इन सारी चीजों को हम लेट गो करें। लेट गो का करने का मतलब होता है जाने दो। देन वी कैन रिसाइड इन द ट्रूथ ऑफ आर बीइंग। ओके, The above is an exacting definition of free will, तब हम सच में हमारी free will होगी। What we commonly mean by free will is that we have a choice in most situations, like who you choose to marry, what profession you pursue, or how you react to someone's aggression. Sounds reasonable, but here is the catch. Catch मत करने का मतलब होता है कि देखो यहाँ दिक्कत कहाँ पे, अब ये बता रहे हैं। Our ability to make that choice too is significantly restricted। यहां पर देखो, कहने को हमें बहुत सारी choices दी गई हैं, लेकिन हमारी choices में फिर भी restriction है। क्यों? क्योंकि पहले से हमारे mind की जो प्री कंडीशनिंग हो रखी है ना, dictated by our predispositions, yes, उनकी वजह से ये restriction है। This applies even to our ability to bring about change within ourselves। अगर हम अपने आप को भी बदलना चाहें तो यहां पर भी रिस्ट्रिक्शन है। डिस्पाइट अ स्ट्रॉन्ग रिजॉल्व, रिजॉल्व मीन्स डिटर्मिनेशन, भले ही मेरे मन में ये डिटर्मिनेशन है, डिस्पाइट अ स्ट्रॉन्ग रिजॉल्व टू बी कामर, काइंडर और लेस एंशियस,
आर अबिलिटी टू मैनिफेस्ट दैट चेंज, हम ये सारा कुछ करना चाहते हैं लेकिन हमारी जो क्षमता है इस चेंज को लाने की, इट डिपेंड्स पार्टली ऑन आर इमोशनल एंड मेंटल वायरिंग, कि हमें कैसे कंडीशन किया गया है. दैट्स वाई सम पीपल सक्सीड इन सच एफर्ट्स मोर देन अदर्स, इसीलिए कुछ लोग इन चीजों में काफी ज्यादा कामयाब होते हैं. If you wish to expand the scope of your agency, explore ways to engage in sustained inner work. Okay, अब बता दिया दिक्कतें क्या है भाई, हमारी मेंटल वायरिंग है वो सब बता दिया. अब सोल्यूशन क्या है, समाधान क्या है, कैसे करें फिर हम. इफ यू विश टू एक्सपैंड द स्कोप ऑफ योर एजेंसी, एक्सप्लोर, एक्सप्लोर मतलब ढूंढो, वेज टू एंगेज इन सस्टेन्ड इनर वर्क, अपने इनर सोल पर आप काम कीजिए. डीपन योर सेल्फ अवेयरनेस, एग्जामिन एंड रिफॉर्म योर कंडीशनड बिलीव्स, आपकी जो कंडीशनड बिलीव्स हैं, जो आपने सोसाइटी से अपने एक्सपीरियंसेस से सीखी हैं, उनको आप क्वेश्चन करें, एग्जामिन करें और आवश्यकता पड़े तो उनको चेंज करें. But then I wonder if your inclination to embark on that journey, to embark on ये phrasal verb है और इसका मतलब होता है to start that journey, it also depends on your current karmic coding. लीजिए पैसेज हो गया. What does the phrase reside in the truth of your being mean in the context of the passage? Reside in the truth of your being, to live according to societal expectations, to act according to karmic imprint, to achieve a state of psychological independence and purity, या to base one's actions entirely on inherited instincts. ये यहाँ पर ये सारे आपने देख लिए. अब हम पैसेज में वापस जाकर ढूंढते हैं कि क्या एग्जैक्टली इसका आंसर होने वाला है. ठीक है, यहां पर देखते हैं. ठीक है, ये यहां पर कहीं होना चाहिए. हाँ, द ओनली वे टू एक्सपीरियंस फ्री विल इज टू गेट रिड ऑफ ऑल कंडीशनिंग, जो हमें हुई है, न्यूट्रलाइज आर कार्मिक इम्प्रिंट, टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ आर साइकोलॉजिकल कोडिंग. यस, ये रहा हमारा आंसर. तो अब हम वापस जाते हैं और ये देखो यहां पर टू अचीव अ स्टेट ऑफ साइकोलॉजिकल इंडिपेंडेंस एंड प्योरिटी. सी, क्वेश्चन नंबर 23, सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर. कार्मिक इम्प्रिंट रेफर्ड टू द पैसेज इम्प्लाइज, कार्मिक इम्प्रिंट जो कहा गया है पैसेज में, उसका क्या मतलब है? to the ability to bring about change in oneself, our genetic code, our upbringing, our environment, the truth of being our individuality, the wrongdoings and vices of our past lives. ये सारा दिया गया है. अब यहाँ पर कार्मिक इम्प्रिंट जहां पर है वहां पर देख लो जाकर एक बार. ये देखिए यहाँ पर, ओके यहाँ पर कहीं है. ओके ये लाइन तो ये रही, इट इज आर कार्मिक इम्प्रिंट. क्या है इससे पहले? वी हैव अ कंडीशनड माइंड, आर मेमोरीज, past impressions, experiences, biases, shape of our thoughts and actions in the present. It is our karmic imprint, not just what we are born with, what we accumulate while living. We can consider it as a result of our genetic code, upbringing. ये सारा ये karmic imprint में आता है. अब हम चले देखते हैं आंसर क्या है. Yes, ये है our genetic code, upbringing and our environment, ये वाला. तो 24 के लिए मेरा आंसर क्या है? 24 के लिए आंसर जो है हमारा बी है. ओके, क्वेश्चन नंबर 24, बी इज माय आंसर. दैट्स द आंसर. फ्री विल कैन बी एक्सपीरियंस्ड इफ, हम फ्री विल कैसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं? वी एम्ब्रेस आवर पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड कंडीशनिंग, नहीं, इसको तो छोड़ने के लिए बोला गया. वी मेक चॉइसेस विदाउट कंसिडरिंग द कॉन्सिक्वेंसेस, कॉन्सिक्वेंसेस रिजल्ट होता है, ये भी नहीं. We let go our ego, attachment and fixed beliefs. Yes, यही है. C is the answer. Okay, और मैं अभी आपको दिखाऊंगी ये कहां पर है. We accumulate more and more karmic imprints. नहीं, ये छोड़ना है हमें. फ्री विल कैसे एक्सपीरियंस कर हो सकती है? देखो मैं आपको अभी दिखाती हूँ ले जाकर पैसेज पर. यहाँ पर यहाँ पर होना चाहिए. ये देखो क्लियर है यहाँ पर. ये देखिए ये वाली लाइन, दैट्स पॉसिबल only if we can purify our mind by letting off all our ego, attachments and fixed beliefs. ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर आपका आंसर छिपा हुआ है. ठीक है, मैं एग्जैक्टली आपको कॉम्प्रिहेंशन पर वापस ले जाकर ना दिखा रही हूँ कि कहाँ पर आपका आंसर छिपा हुआ है. ये रहा, letting go our ego, attachments and fixed beliefs. C is the correct answer. ये देखिए, the author proves that the idea of free will is a myth. myth क्या होता है? myth होता है भ्रम.
समथिंग विच इज नॉट ट्रू। ऑथर क्या कह रहे हैं कि जो आइडिया है फ्री विल का ये भ्रम है, बाय सजेस्टिंग दैट, और सजेशन क्या है, आर एबिलिटी टू मेक अ चॉइस इज रिस्ट्रिक्टेड बाय आर प्रीडिस्पोजिशंस, we are unable to bring a change in our lives, our choices are solely guided by the current environment, या our choices are completely independent of past events and our genetic code। कितने क्लियरली कहा गया है कि हमारी ये जो फ्री विल है ये भ्रम क्यों है, ये भ्रम क्यों है ये बताना है क्वेश्चन नंबर 26 में। ओके 26 में आपको एग्जैक्टली ये बताना है कि ये भ्रम है क्यों। ठीक है, इसका मैं आंसर बताती हूँ। आर एबिलिटी टू मेक अ चॉइस इज रिस्ट्रिक्टेड बाय आर प्रीडिस्पोजिशंस। जो हमारी एबिलिटी है किसी चीज को चुनने की, पहले से ही जो चीजें हमारे दिमाग में सिस्टम में फेड है उसकी वजह से वो रिस्ट्रिक्टेड है। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसका आंसर कहाँ है। यहां देखिए, आर एबिलिटी to make that choice too is significantly restricted or dictated by our predisposition। yes, यहां पर हमारा आंसर है। ओके यहां पर हमारा आंसर बिल्कुल क्लियरली आपको दिया गया है। What does the author propose as a means to expand the scope of one's agency? Choose the correct option. Making choices frequently and impulsively, उत्सुकता के साथ जो है, बेचैनी के साथ, impulsively होता है without thinking much, ये तो कहीं है ही नहीं। एंगेजिंग इन सस्टेन्ड इनर वर्क एंड सेल्फ अवेयरनेस, क्या ऑथर ये सजेस्ट कर रहा है, या होल्डिंग ऑन, होल्डिंग ऑन का मतलब होता है पकड़ के रखें अपने फिक्स्ड बिलीफ को, स्ट्रिक्ट माइंडसेट को। नो, ऑथर इसको भी चेंज करने के लिए कह रहा है। आपके जो पास्ट एक्सपीरियंसेस है उनको इग्नोर करें, ये भी नहीं कह रहा, ये कह रहा है ऑथर एंगेजिंग इन सस्टेन्ड इनर वर्क एंड सेल्फ अवेयरनेस। क्वेश्चन 27, माई आंसर हियर इज बी। बी इज द राइट आंसर। वापस चल के दिखाऊं आपको, इनर सेल्फ के बारे में कहा गया है। ओके यहां पर कहीं पर है, ये रहा, देखो, इफ यू विश टू एक्सपैंड द स्कोप ऑफ योर एजेंसी, एक्सप्लोर वेज टू एंगेज इन सस्टेन्ड इनर वर्क एंड डीपन योर सेल्फ अवेयरनेस। यहां पर सारा आपको दिया हुआ है। What do you think could be a suitable title for this passage? Very interesting. ओके आपको पैसेजेस देकर टाइटल पूछ लेते हैं, उसके बाद आपको पैसेजेस देकर पैसेज की टोन पूछ लेते हैं। ये दो ऐसी चीजें हैं जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को करने में दिक्कत आती है। वो साफ कहते हैं मैम पूरा पैसेज जब पढ़ेंगे तभी तो पता चलेगा, और आप क्या करते हैं, आप यहां वहां से कभी क्वेश्चन पढ़ लिए, जाकर कॉम्प्रिहेंशन पढ़ रहे हो, बस आपने एक जुगाड़ सा करने की कोशिश करते हो। देखो सिंपल चीजें हर कोई कर रहा है, जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लेगा कि चलो मैं ये भी समझने की कोशिश करता हूं कि टोन्स ऑफ द पैसेज क्या है, सरकास्टिक टोन क्या है, एनकरेजिंग टोन क्या है, क्रिटिकल टोन क्या है, ओके इस तरह के फैक्चुअल टोन क्या है, तो फिर आपको डेफिनेटली उसका फायदा होगा। अब यहां पर देखो, आप इसको सारे के सारे को पढ़ें तो क्या ये केवल फ्री विल की डेफिनेशन बता रहा है? नहीं, सिर्फ डेफिनेशन नहीं बता रहा है, फ्री विल क्यों एग्जिस्ट नहीं करती है, ओके जेनेटिक कोड क्या है, अगर आप सच में फ्री विल चाहते हैं तो हमें क्या करना है, बहुत कुछ एक्सप्लोर कर रहा है, केवल डेफिनेशन तो दे नहीं रहा। क्या ये हमारा पूरी बैक स्टोरी दे रहा है की टू अ सक्सेसफुल लाइफ? नो। ओके अब यहां पर देखो, डू ह्यूमन बींग्स रियली हैव अ फ्री विल? क्या इंसानों के पास सच में फ्री विल है? क्या ये इसकी हेडिंग हो सकती है? यस ये इसकी हेडिंग हो सकती है, बिकॉज यहां पर क्लियरली कहा गया है, पूरा पैसेज अगर आप ध्यान से देखें, फ्री विल को डिफाइन करके उसके बाद ये बताया गया है कि क्यों फ्री विल नहीं है, और अगर आप फ्री विल चाहते हैं तो हमें क्या करना है। तो यस, दिस इज माय मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल। क्वेश्चन नंबर 28, सी इज द राइट आंसर। सी हमारा करेक्ट आंसर है। Read the passage and answer 6 questions that follow. On a chilly winter evening, nothing warms you up better than a cup of hot coffee. ठीक है, एक कप हॉट कॉफी आप पी लीजिए अच्छी विंटर इवनिंग पे, वो आपको वार्म फील कराएगा। ओह सॉरी, a cup of hot cocoa. Chocolate was first consumed in liquid form by the Olmec people of northwestern Central America around 1500 BCE. सबसे पहले यहां पर क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी है कि फर्स्ट कंजम्पशन ऑफ चॉकलेट, सबसे पहला कंजम्पशन किसने किया था, कहां किया था, कितने साल पहले किया था?
इट वॉज इवन इंजॉयड बाय द एस्टेक एम्परर, एस्टेक एम्परर का यहाँ नाम है, एंड द एस्टेक वर्ड फॉर इट स्टल प्रोनाउंस्ड शो, जो भी प्रोनाउंसिएशन है, इवॉल्व इनटू द इंग्लिश वर्ड चॉकलेट। इस पोर्शन में क्या दिया गया है इन तीनों लाइनों में कि ये जो वर्ड है चॉकलेट ये कैसे आया, वर्ड चॉकलेट कैसे आया, ठीक है, उसकी हिस्ट्री बताई गई है। Aztecs didn't serve their cocoa hot, and since sugar had not arrived from Europe back then, the drink was often flavored with peppers and spices. तो उन दिनों में वो कैसे सर्व होती थी, एस्टेक्स कैसे सर्व करते थे, वो आपको यहाँ पर दिया गया है। ओके देखो मैं तो कॉम्प्रिहेंशन ऐसे ही रजिस्टर करती हूँ कि इस लाइन में ये, इस लाइन में ये, मोटा मोटा सा, फिर अकॉर्डिंगली वहां पर जाकर आंसर ढूंढती हूँ। इट मे नॉट हैव बीन क्वाइट एज इंडल्जेंट एज टुडेज वर्जन, आज के वर्जन जैसा नहीं रहा होगा, बट इट वॉज मोर पैलेटेबल, टेस्ट में ज्यादा अच्छा था। इफ यू बिलीव्ड एज द एज़टेक्स डिड दैट चॉकलेट वॉज अ गिफ्ट फ्रॉम द गॉड्स एंड हैड हीलिंग प्रॉपर्टीज, यहाँ पर फिर फाइनली बिलीव क्या है वो यहाँ पर दी गई है। आगे चलिए। After the Spanish arrived in the Americas in the 1500s, liquid chocolate made its way across the pond where wealthy Europeans added sugar and drank it warm. तो उसके सर्विंग में क्या वेरिएशन आई वो यहाँ दिया और कौन लेकर आया। इन चॉकलेट हिस्ट्री कल्चर एंड हेरिटेज बुक है ये, जो ऑथर हैं बेट्रम गॉर्डन सेज hot chocolate became the beverage of the aristocracy as sugar was still a luxury. उनका ये कहना था कि रिच लोग इसको पीने लगे क्योंकि शुगर जो है अभी भी वो अफोर्ड नहीं की जा पा रही थी। Soon enough, though hot chocolate caught on with the masses. To catch on with the masses का मतलब होता है कोई चीज पॉपुलर होना, क्योंकि masses होती है आम जनता। Chocolate houses across between कैफेज एंड कसिनोज, वहां पर ये पॉपुलर होने लगी। दे स्टार्टेड पॉपिंग अप, अब पॉपिंग अप भी एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है प्रकट होना, मतलब बनना, ये सब अराउंड 17th सेंचुरी यूरोप, 17th सेंचुरी यूरोप में ये कैफेज कैसिनोज ये सब आने लगे। इन दीज लाइवली प्लेसेस हॉट चॉकलेट वॉज poured फ्रॉम गिल्डेड पॉट्स इनटू एलिगेंट कप्स, और एक पॉश एक्सपीरियंस इसको बनाया गया। पॉश का मतलब थोड़ा रिच वाला। One can still find it today at the famed ये क्या है, tea room Angelina's, which is also in New York City. But by the end of the 18th century, chocolate houses had mostly died off, यानी कि वो खत्म हो गए। Partly because the cost of chocolate was much higher than that of coffee or tea. Reason क्या था, चॉकलेट कॉफी और टी से ज्यादा महंगी हो गई। तो फाइनली फिर चॉकलेट कैसे पॉपुलर हुई वो सारा जो है यहां पर दिया गया है। टेकिंग अ टूर ऑफ इंटरनेशनल कप्स ऑफ कोको, इटालियंस सर्व इट लाइक अ थिक पुडिंग। इटालियंस इसको कैसे सर्व करते हैं वो यहां दिया है। कोलंबियंस सर्व इट विद अ डॉलप ऑफ सॉफ्ट चीज, जबकि मैक्सिकन्स पंच इट अप विद वनीला, चिली पाउडर एंड सिनेमन। यहां पर सारा वेरिएशंस इन सर्विंग, कौन कैसे सर्व कर रहा है वो सारा आपको यहां पर दिया गया है। ठीक है चलो आगे चलते हैं। ओह खत्म। कोको वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय, कोको को सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया, अमेरिकन पीपल, ओल्मेक पीपल, एज़टेक पीपल या फिर स्पेनिश पीपल। ये है आपके सामने। अब बताइए इसका आंसर यहाँ पर क्या होने वाला है। आंसर के लिए हम पहले आंसर मैं आपको बताऊं, चलिए देख लेते हैं किसने इंट्रोड्यूस किया था। बिगिनिंग में ही है कहीं पर, ये रहा, चॉकलेट वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन लिक्विड फॉर्म बाय ओल्मेक पीपल। यहां पर आपका आंसर है, देखो मैंने लिखा हुआ भी है, ये लो, इसीलिए मैं कहती हूँ ना कि जरा लाइनों पर ध्यान दे क्या दिया जा रहा है। सो आंसर हियर इज गोइंग टू बी बी। 29 के लिए आंसर हमारा बी है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, Aztec people made their cocoa palatable by, क्या आप मुझे इस वर्ड का मीनिंग बताएंगे। वन वर्ड्स में भी आता है ये। ओके ये फूड से रिलेटेड है, कुछ चीजें खाने लायक होती हैं उनको हम कहते हैं एडिबल, जो नहीं खाने लायक होती हैं उनको कहते हैं इनएडिबल। इसका क्या मतलब है,
ओके, हाउ डिड, उन्होंने इसको कैसे अच्छा बनाया? बाय सर्विंग इट कोल्ड, बाय एडिंग शुगर टू द ड्रिंक, बाय मेकिंग इट विद स्पाइसेस, या ड्रिंकिंग इट एज अ मेडिसिन। ये आपके सामने है। ओके यहां पर देखो, उन्होंने, दे डिड नॉट सर्व देयर कोको हॉट एंड सिंस शुगर हैड नॉट अराइव्ड फ्रॉम यूरोप, ये सारा देखे। अच्छा यहां पर है, but it was more made more palatable if you believed it as the Aztecs did that chocolate was a gift। यहां पर क्या दिया हुआ है? ओ ये रहा, फ्लेवर्ड विद पेपर्स एंड स्पाइसेस, ऐसे बनाते थे ये लोग। तो इसका आंसर क्या होगा? स्पाइकिंग इट विद स्पाइसेस। यस, सी इज द राइट आंसर। 30 के लिए आंसर हमारा सी है। Why did hot chocolate become the beverage of aristocracy in Europe? ओके इसका तो हमने पढ़ा ना कि चीनी महंगी थी, एसेंशियल इंग्रेडिएंट वाज आउट ऑफ रीच ऑफ कॉमनर्स। यस हमारा यही होगा। क्वीन का तो कहीं नाम ही नहीं है। ओके, द एसेंशियल इंग्रेडिएंट वाज आउट ऑफ रीच ऑफ द कॉमनर्स। बताइए ये आंसर है क्या हमारा? क्या आप खुद मुझे ढूंढ कर बताएंगे आंसर कहां पर है? यस मैं बताती हूं, आप क्यों बताएंगे, मैं ही बताती हूं। देखो, ओह 1 मिनट। ओके, सून एनफ दो हॉट चॉकलेट कॉट ऑन विद द मासेस। इससे पहले क्या दिक्कत थी? ओके, शुगर वॉज स्टिल अ लग्जरी, इसलिए शुगर वॉज स्टिल अ लग्जरी, ये दिया हुआ है ना। तो यहां पर हमारा यही है कि कॉमन मैन जो है उसको खरीद नहीं पा रहा था। द चॉकलेट हाउसेज डिडंट सर्वाइव पास द 18th सेंचुरी। उन्होंने सर्वाइव क्यों नहीं किया? चॉकलेट वॉज कॉस्टलियर देन टी और कॉफी। ये बिल्कुल क्लियरली आपको दिया गया है। दिखाती हूं आपको लाइन कहां पर दिया गया है। 32C। ये देखो, बट बाय द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी chocolate houses had mostly died off partly because the cost of chocolate was much higher than tea और coffee। ये देखो इस टाइप के ना, जैसे ये नंबर था 18th। अब आपको क्या करना है, आपको जाकर ये तो ढूंढना है कि आपकी कॉम्प्रिहेंशन में 18 कहाँ नजर आ रहा है और उसके आसपास वाला एरिया पढ़ो, आपको आंसर मिल जाएगा। सो यहाँ पर हमारा आंसर कौन सा होगा इसके लिए? ओके नहीं, यस ये हम ऑलरेडी मार्क कर चुके हैं। Choose the correct statement from the following. Italians serve hot chocolate flavored with spices. Mexican, अच्छा ये सब कैसे सर्व करते हैं, ये लास्ट पैराग्राफ में था। ओके लास्ट पैराग्राफ में था, देखते हैं अब। Italians serve hot chocolate flavored with spices। नहीं ये तो कोई और ही सर्व कर रहा था। एक बार वापस जाके देखें इसका आंसर क्या होगा। ओह ओके हाँ, इटालियंस सर्व इट लाइक अ थिक पुडिंग, कोलंबियंस डॉलप ऑफ सॉफ्ट चीज। अच्छा पहले इटालियंस का थिक पुडिंग है क्या, जरा देखते हैं। इटालियन सर्व इट फ्लेवर्ड विद स्पाइसेस, नो। और आपको क्या बताना है? चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो ये तो नहीं हो सकता, इस पे कांटा लगाइए। सर्व हॉट चॉकलेट टॉप्ड विद अ डॉलप ऑफ क्रीम। मैक्सिकन्स का देखते हैं वो कैसे सर्व कर रहे हैं। ओके यहां पर अभी हम देख लेते हैं। मैक्सिकन्स पंच इट विद वनीला, चिली पाउडर एंड सिनेमन। तो ये भी हमारा गलत हो गया। ओके ये लीजिए, इसको काट दिया। कोलंबियंस सर्व हॉट चॉकलेट टॉप्ड विद अ डॉलप ऑफ चीज। ओके हमारा कोलंबियंस का चीज के साथ है क्या, देखते हैं अभी। यहां पर कहां पर है कोलंबियंस? कोलंबियंस सर्व विद अ डॉलप ऑफ सॉफ्ट चीज। यस ये वाला हमारा करेक्ट है। और फिलिपिनो दे रहे हैं मैंगो चंक्स के साथ। ओके यस ये करेक्ट है। और फिलिपिनोज विद मैंगो चंक्स। तो हमें क्या बताना था? करेक्ट स्टेटमेंट। सी इसमें करेक्ट स्टेटमेंट है। बाकी 3 क्यों गलत है मैंने आपको पैसेज पर वापस ले जाकर दिखा दिया। लास्ट पार्ट जो है ना कॉम्प्रिहेंशन का, उसमें इनके चारों के आंसर्स छिपे हुए हैं। ठीक है चलो आगे चलते हैं हम। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड एक्सप्रेशन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। और आपको दिया गया है सून इनफ दो हॉट चॉकलेट कॉटन विद द मासेस। ओके हॉट चॉकलेट कॉटन विद द मासेस इसका मतलब क्या है? रेडिली अवेलेबल हो गई कैफेज में, बिकेम पॉपुलर अमंग द कॉमनर्स। यस यही है बी। ये जो कॉटन है ना, ये कैसा फ्रेजल वर्ब है? कैचअप, ओके कैच ऑन। इन देखो कैच ऑन का मतलब होता है किसी ट्रेंड का बहुत पॉपुलर होना।
ओके, द ट्रेंड ऑफ अ श्रेडेड जीन्स हैज कॉट अप विद द टीनेजर्स, इस तरह से। सो यहाँ पर आंसर क्या है हमारा, बी इज द राइट आंसर। इट बिकेम पॉपुलर अमंग द। आगे क्या है हमारे लिए, और जैसा कि आप देख रहे हैं, ओ माय गुडनेस, एक और कॉम्प्रीहेंशन। ओके देखिए, कॉम्प्रीहेंशन जो है वो आपके पेपर के लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इसी पेपर की 4th कॉम्प्रीहेंशन है, और हर कॉम्प्रीहेंशन के कम से कम 5-6 क्वेश्चंस तो हैं ही। अगर 5 भी हैं और ये चौथी है तो 20 क्वेश्चंस तो हो गए, राइट। और क्लियरली यहाँ पर देखो क्या दिया है, 6 क्वेश्चंस, तो टोटल 24 हो गए। अगर 50 में से 24 क्वेश्चंस कॉम्प्रीहेंशन के आ रहे हैं माय डियर, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, लुमिनेयर का जो मटेरियल है, स्टडी मटेरियल है, वहां से सारी कॉम्प्रीहेंशंस आप प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस ही इसमें आपको बेटर करेगी, ठीक है। चलो देखो, कॉफीज जेनेटिक मेकअप, प्रोबेबली जो पेपर बनाने वाला था उसका ऑब्सेशन था कॉफी से। एक और आ गया कॉफी के बारे में। कॉफीज जेनेटिक मेकअप इज नो ट्रिवियल कंसर्न। ट्रिवियल का मतलब होता है स्मॉल, पेटी, छोटा। 10 million tons of the crop were grown and sold in 2022-23। इतनी ज्यादा जो क्रॉप है उस समय उगाई गई और बेची गई। द कॉफी दैट वी ड्रिंक कम्स फ्रॉम 2 स्पीशीज, ये 2 स्पीशीज से आती है। पहली ये है कॉफिया कैनिफोरा, विच इज ऑल्सो नोन एज रोबस्टा, ये इसका कॉमन नेम है। और दूसरी है कॉफिया अराबिका, जिसको कि हम अराबिका के नाम से जानते हैं। तो बेसिकली कॉफी की इंपॉर्टेंस और उसकी कितनी वैरायटीज हैं, अभी तक हमने वो देखा। In many cases, beans from the 2 species are blended to make a brew. But the beans of single species are also roasted and sold. तो तरीका क्या है? Overall, Arabica beans represent around 56% of all the coffee sold. तो ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी है, आपको यहाँ पर ये भी दिया गया है। आगे देखते हैं, मोस्ट जेनेटिक वेरिएशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स कम्स फ्रॉम हाइब्रिडाइजेशन। कॉफी भी जब तक प्लांट पे है तब तक तो लिविंग है ना, तो ये जो वेरिएशन आती है अधिकतर में वो कैसे आती है, वो हाइब्रिडाइजेशन से आती है, जब 2 वैरायटीज को हम मिक्स करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन विद अदर स्पीशीज। However, this is a relatively rare event for coffee arabica. परंतु कॉफी अराबिका में ऐसा नहीं होता, because it has more than 2 copies of each chrome। एक ये फिनोमिनन है जिसको हम बोलते हैं पॉलीपॉलिडी। कॉफिया Canephora has 2 copies of each chromosome, but Coffee arabica contains multiple copies। उसमें पहले से ही उसके क्रोमोसोम में मल्टीपल कॉपीज हैं। तो इसकी वजह से क्या दिक्कत आती है, दिस मेक्स इट मच मोर डिफिकल्ट फॉर अराबिका टू इंटरब्रीड विद अदर स्पीशीज। तो इसका क्या यूनिक फीचर है अराबिका का, यूनिक फीचर ऑफ अराबिका कॉफी। ओके, ये क्या है, ये यहां पर हमने मेंशन किया है, ठीक है। आगे चलिए, ये देखो, एज अ रिजल्ट कॉफिया अराबिकाज मेन सोर्स ऑफ सिंगल न्यूक्लियोटाइड वेरिएशन इज म्यूटेशन। ओके, थोड़े बायोलॉजिकल टर्म्स हैं, विच अकर्स एट अ स्टेडी रेट ओवर टाइम। However, the species is also relatively young। ये जो species है ये young है, having formed as a hybrid of robusta and coffea, ये एक और इसका नाम है दूसरी कॉफी की वैरायटी का, which is another species of coffee that is not widely cultivated। ये वाली जो species है ये not widely cultivated है, ज्यादा उगाई नहीं जाती है। ओके, आगे, within the past 50,000 years from that single plant which has basically no variation, you create the whole species and then the variation is only the novel mutations। novel का मतलब होता है new, okay, that have occurred since that event। तो किस तरह से नई varieties आ रही है यहां पर ये डिस्क्राइब किया गया है। Despite this, there is substantial variation in the physical characteristics of Arabica coffee plant। उसमें क्या क्या है, क्या क्या वेरिएशन आए हैं, क्या क्या चेंजेस आए हैं, अब हम वो देखते हैं।
including different flavor profiles in the beans and variations in disease resistance। तो क्या क्या डिफरेंस आए, एक तो हुआ उनके जो फ्लेवर प्रोफाइल है बीन्स की वो चेंज हुई है, और वो कितना डिजीज के अगेंस्ट लड़ सकते हैं, रेजिस्टेंस का मतलब यही होता है डिजीजेस के खिलाफ लड़ना, ये दो चेंजेस आए हैं। और इसको कौन कह रहा है, एक जेनेटिस्ट है जो जेनेटिक्स के बारे में स्टडी करते हैं, उनका ये कहना है। और उनका नाम क्या है, उनका नाम है जुआन एड्रानो। ओके और एमिरेटस का मतलब वेल नोन इन हिज फील्ड। ओके और ये कहां पर है, यूसी डेविस कॉफी सेंटर एट यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया डेविस, वहां पर ये लोकेटेड है। We are always talking about low variability at the DNA level, but there is variability at the structural level, at the chromosomal level, at the level of deletions। इन सभी जगहों पर वेरिएशन है, ये कहना है इस व्यक्ति का। ओके लीजिए, इजी नहीं था, मुश्किल सी लैंग्वेज, बहुत सारे बायोलॉजिकल टर्म्स, बहुत सारे ऐसे टर्म्स जो जेनेटिक्स वगैरह से रिलेटेड थे, पर जरूरी नहीं है कि आपको हर टर्म का मीनिंग आए, हो सकता है पीछे क्वेश्चंस में नहीं पूछा गया हो। और अगर 4 कॉम्प्रिहेंशन आपको दी गई हैं तो मैं आपको बता दूं कि आपका माइंड जो है वो बहुत मेंटली एग्जॉस्टेड होगा। 3 आएंगी, इसकी तैयारी तो आप करके जाइए। उन 3 में से एक आध ऐसी भी हो सकती है जो पोयम हो सकती है। पोयम में भी स्टूडेंट्स को ना बहुत बार इनर मीनिंग समझ में आता नहीं है, फिर थोड़े इन डेप्थ क्वेश्चन आ जाता है कि किस स्टैंजा में क्या कहा गया है, ये कहा गया है, बताओ मेटाफर है, सिमिली है क्या, उस टाइप के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। तभी मैं आपसे हमेशा कहती हूं आपको एक एक्सटेंसिव प्रैक्टिस करनी है। आप जब दिन के 2-3 मॉक टेस्ट देने लगेंगे ना, तभी आपको लगेगा कि यस अब मेरा लेवल जो है वो थोड़ा ठीक हो गया है। चलो देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग वराइटीज ऑफ कॉफी इज मोस्ट सोल्ड इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे ज्यादा बेचे वाली कॉफी कौन सी है, ये आपके नाम है। ठीक है, अब मैं देखती हूं, और ये बिल्कुल बिगिनिंग वाले में ही जहां कॉफी की इंपॉर्टेंस वगैरह के बारे में समझाया गया वहां दिया गया। ये देखो, ओवरऑल अराबिका बीन्स represent around 56% of all the coffee sold। तो अराबिका मेरा आंसर है। लेट अस सी। ओके यस, यहां पर 35 के लिए व्हाट इज माय आंसर, क्वेश्चन नंबर 35 जैसा कि आप देख सकते हैं बोर्ड पर, अराबिका, कॉफी अराबिका, दिस इज द आंसर। क्लियर, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Which of the following species of coffee has more than 2 copies of each chromosome? देखो तभी मैं आपसे कहती हूं कि कभी कभी हमारा माइंड थक जाता है, हम बार बार उस कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ने की कोशिश करें, पर पहले वाला कितना डायरेक्ट क्वेश्चन था। अब ये देखो, वो कौन सी कॉफी है जिसमें कि विच हैज मोर देन 2 कॉपीज ऑफ ईच क्रोमोसोम। ओके आ जाइए, जहां पर वेरिएशन और वो सारी चीजें दी गई है ना, यहां पर अगर आप देखें, ओके ये देखो, दिस इज अ रिलेटिवली रेयर इवेंट फॉर कॉफी अराबिका बिकॉज इट हैज मोर देन 2 कॉपीज ऑफ ईच क्रोमोसोम। यहां पर है आपका कॉफी अराबिका। अब देखते हैं आंसर्स में, ये ऑप्शन में है यस। 36 के लिए मेरा आंसर क्या है, 36 के लिए कॉफी अराबिका। 36 के लिए आंसर क्या है हमारा, ए। और मैंने आपको दिखाया कि कौन सी लाइन में आपका आंसर छिपा हुआ है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट कॉफी अराबिका, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। हाइब्रिडाइजेशन इज द मेन सोर्स ऑफ इट्स जेनेटिक वेरिएशन, इट हैज ओनली 2 कॉपीज ऑफ ईच क्रोमोसोम, इट डिस्प्लेस दिस फिनोमेना पॉलीडी, इट इज इजीली इंटरब्रेड विद अदर स्पीशीज। आपसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट इट, पर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू आपको बताना, यानी कि फिर तो 3 गलत हो गए हमारे। ठीक है ना, आओ देख लेते हैं कहां पर है। ये देखो, ओके मेन सोर्स क्या है, एज अ रिजल्ट यहां पर शायद नहीं होगा, और थोड़ा हाँ ये देखिए इसमें हो सकता है। जेनेटिक वेरिएशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू है। हाइब्रिडाइजेशन दिस इज रिलेटिवली रेयर इवेंट, तो हाइब्रिडाइजेशन रेयर है, और इसके मोर देन 2 कॉपीज ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। ओके, और इसको क्या कहा जाता है, ये फिनोमेना जो है इससे ये इसमें अकर होता है। उसके बाद और क्या दिया गया है, इसमें दिया गया कि इसकी मल्टीपल कॉपीज हैं, विच मेक्स इट मच डिफिकल्ट फॉर अराबिका टू इंटरब्रीड विद अदर स्पीशीज। सारे आंसर इसी में छिपे हुए हैं, ध्यान से देखा आपने।
अब देखो मैं करती हूं आपके लिए, हाइब्रिडाइजेशन मेन सोर्स है जी नहीं, टू कॉपीज ईच है, मोर देन टू है, ये फिनोमेना इसमें अगर होता है, इजीली इंटरप्रेट करते हैं नहीं करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 37 के लिए सी इज माय आंसर, केवल ये वाला स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट है। आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज ऑफ कॉफी डेवलप्ड ओनली इन द लास्ट 50,000 ईयर्स, वो कौन सी कॉफी है जो लास्ट 50,000 सालों में डेवलप हुई है। देखो ये जो नंबर वाले होते हैं ना बड़े आसान होते हैं कंपैरेटिवली, क्योंकि आपकी पूरी कॉम्प्रिहेंशन में एक दो जगह तो होगी जहां पर ये नंबर आया होगा 50,000, उसके आसपास देखो, उसी के आसपास जो है आपका आंसर छिपा होगा। क्लियर? तो ये देखिए ऑप्शंस, ओके, ये वाली कॉफी, फिर ये, फिर अराबिका और फिर रोबस्टा। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर भी हमारा सी ही है। ओके, अब मैं आपको ले जाती हूं जहां पर ये 50,000 लिखा हुआ है। ओके, यहां पर तो देखो कहीं नहीं है 50,000, ये देखिए यहां पर, ओके, विद इन द पास्ट 50,000 ईयर्स यहां पर है। ओके, यहां से अगर आप पढ़ेंगे तो क्लियरली यहां पर ये अनदर कॉफी स्पीशीज दैट इज नॉट वाइडली कल्टिवेटेड विद इन द पास्ट 50,000 ईयर्स, और यहां पर सारी बात जो है अराबिका के बारे में ही हो रही है। क्लियर? तो फटाफट थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, जब आप कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस करेंगे आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि मैं कहां अटक जाता हूं, कहां मुझे दिक्कत आती है। ओके, चलिए, which of the following types of variability is not very high for coffee arabica? Variability at structural level, chromosomal level, variability at the level of deletion and insertions, या फिर variability at the DNA level। ये क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 39। अब 39 का मैं आंसर बता दूं, वेरिएबिलिटी एट द डीएनए लेवल। ओके, स्ट्रक्चरल लेवल पर है, क्रोमोसोम्स में उसने कहा है उनके काफी हैं, तो यहां पर आंसर हमारा डी है, डी इज द करेक्ट आंसर। चूज द स्टेटमेंट दैट इज फैक्चुअली इनकरेक्ट फ्रॉम द ऑप्शंस, इनमें कौन सा है जो इनकरेक्ट है। इट इज पॉसिबल टू रोस्ट द बीन्स ऑफ अ सिंगल स्पीशीज ऑफ कॉफी, टू स्पीशीज ऑफ कॉफी कैन बी ब्लेंडेड टू मेक अ ब्रू। उसके बाद है, ड्यू टू इट्स जेनेटिक मेकअप नोवेल म्यूटेशंस डू नॉट अकर इन द स्पीशीज ऑफ कॉफी, ये अराबिका। वेरिएशंस इन डिजीज रेजिस्टेंस कैन बी सीन इन अराबिका कॉफी प्लांट। सबसे पहला तो इट इज पॉसिबल टू रोस्ट द बीन्स ऑफ अ सिंगल स्पीशीज ऑफ कॉफी। आइए हम देखते हैं इसका आंसर कहां पर है। यहां पर देखिए, ओके, यहां पर कहीं पर आपका रोस्ट था। इन मेनी केसेस beans from two species are blended to make a brew, but the beans of single species are also roasted। तो फर्स्ट वाला जो है हमारा वो तो करेक्ट हो गया, क्योंकि फर्स्ट वाले में क्या दिया हुआ है, यही दिया हुआ है उसमें तो कि इट इज पॉसिबल टू रोस्ट द बीन्स। यस इट इज पॉसिबल। क्वेश्चन नंबर 40 के लिए फर्स्ट वाला जो है ये मेरा करेक्ट हो गया। अगले पर चले, देखते हैं, टू स्पीशीज, ये भी हमने अभी देखा, यस दे कैन बी ब्लेंडेड टू मेक अ ब्रू, ये भी हमारा करेक्ट है। आगे, ड्यू टू इट्स जेनेटिक मेकअप नोवेल म्यूटेशंस डू नॉट अकर इन कॉफी अराबिका, ये वाला देखते हैं वहां पर क्या दिया हुआ है। ओके, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहे हैं, और यहां पर कहीं होगा लास्ट में, यस, ये देखो, यहाँ मैं कहाँ से पढ़ूं, ये सेंटेंस बहुत लंबा है। ओके, यहीं से पढ़ देती हूँ। एज अ रिजल्ट कॉफी अराबिका's मेन सोर्स ऑफ सिंगल वेरिएशन इज म्यूटेशन विच अकर्स एट अ स्टेडी रेट। दिस स्पीशीज इज ऑल्सो रिलेटिवली यंग, हैविंग फॉर्म्ड एज अ हाइब्रिड ऑफ दीज टू। अनदर कॉफी स्पीशीज दैट इज नॉट वाइडली कल्टिवेटेड विद इन द पास्ट 50 years from that single plant which has basically no variation, you can create whole species and then the variation is only the novel mutation। यस, ये स्टेटमेंट हमारा देखिए यहां पर कहां गया, ये ड्यू टू इट्स जेनेटिक मेकअप नोवेल म्यूटेशंस डू नॉट अकर, ये हमारा जो है इनकरेक्ट है। सो क्वेश्चन नंबर 40 के लिए सी इज माय राइट आंसर।